वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास 9th गणित 40 बहुविकल्पी प्रश्न है सेट 1 जो वार्षिक परीक्षा हुआ था जो 2024 में क्लास 9th के लिए, वही मैथ की का क्वेश्चन का इसमें सोल्यूशन किया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। चार ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में दिखा सकते हैं, जहाँ p और q दोनों क्या होना चाहिए, तो दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो 0 के बराबर। उसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। हम लोग देखते हैं ऑप्शन ऑप्शन कौन सा होगा जो परिमेय संख्या होगा। देखिए, 2 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर होगा, यानी उसे घटाने पर जो आंसर आएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। देखिए, एक जो है परिमेय संख्या है, √2 जो है अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जो भागफल होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो भागफल होगा हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, इसीलिए ऑप्शन सी गलत है। देखिए यहाँ पे जो 2 है वो परिमेय संख्या है और पाई जो है अपरिमेय संख्या है, दोनों गुना में। हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन हम लोग के पास बच रहा है, ऑप्शन सी। इसे हम लोग देखते हैं सही है कि गलत है। लिखा हुआ 2√7 बटा 7√7। ऐसे हम लोग काटना चाहेंगे तो √7 से √7 को हम लोग काट सकते हैं, सिर्फ बचेगा हम लोग के पास 2/7 जो एक कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या। इसे हम लोग p बटा q के रूप में दिखा दिए, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक भी है और q का वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शून्य क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि शून्य क्या है। शून्य एक परिमेय संख्या। हाँ, हम लोग का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली में पहला ही क्वेश्चन मिलेगा, पहला पार्ट में, कि दर्शाइए कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि शून्य कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या भी है, लेकिन इस चैप्टर के लिए परिमेय संख्या, इसीलिए हम लोग ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है 0.3 के ऊपर दंड है, वो किसके बराबर होगा। तो एक बात नोट कर लीजिएगा, कहीं लिखा हुआ है 0.523, जितना अंक के ऊपर दंड रहेगा, पहले जो लिखा हुआ अंक उसे लिख देंगे और जितना अंक के ऊपर दंड है उतना को हम लोग 9 लगाएंगे, उतना दफा हम लोग 9 लगाएंगे। यानी 0.523 के ऊपर तीनों के ऊपर दंड है, तो संख्या तो ऊपर लिख ही देंगे और उतना दफा 9 लगाएंगे जितना संख्या के ऊपर 9 दंड लगा हुआ है। उसी तरह यहाँ भी पूछा है कि 0.3 के ऊपर दंड है, तो हम लोग 3 है तो 3 लिख देंगे, और के को संख्या के ऊपर दंड लगा हुआ है तो एक संख्या के ऊपर, तो एक को 9 लगाएंगे, एक दफा 9 लगाएंगे। इसे हम लोग काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर होगा ए। आप लोग एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। कहीं लिखा हुआ है 0.5 के ऊपर दंड है, इसे हम लोग कैसे कितना लिखेंगे, p बटा q के रूप में। p बटा q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में दर्शाना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन समझा है उसी तरह ये वाला भी बताना है, लेकिन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है, 0.5 के ऊपर दंड है। अगला प्रश्न, 1/√2 का परिमेयकरण करना है। 1/√2 है, जितना हर में रहता है उसी से अंश में हम लोग गुना कर देते हैं। √2 और 1 गुना होकर हो जाएगा √2, और √2 और √2 गुना हो जाएगा 2। यानी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि 36 के पावर 1/2 का मान होगा। हम लोग देखते हैं सोल्व करके। 36 के पावर 1/2, 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 के पावर 2 के होल पावर 1/2। हम लोग जानते हैं वो फॉर्मूला कि a के पावर n रहे, यानी पावर पर पावर रहे तो दोनों पावर गुना हो जाएगा, यानी a के पावर हो जाएगा mn। उसी तरह यहाँ भी है, 6 के पावर 2 है, के पावर 1/2 है, 2 और 1/2 गुना कर देंगे दोनों पावर, 2 और गुने 1/2 कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 6 के पावर 1। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। आंसर उसका क्या आएगा, 6 और ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 2 प्लस √2 इंटू 2 माइनस √2 किसके बराबर है। हम लोग देखेंगे ये किसके जैसा है, तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी दो को संख्या एक बार प्लस में रहे एक बार माइनस में रहे और वो दोनों गुना में रहे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ भी है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में है, तो ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होगा माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, ये दोनों घटाएंगे तो आंसर आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन बहुपद का होगा, एक ऑप्शन बहुपद का नहीं होगा, वही हम लोग को छांटना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बहुपद का नहीं है। देखते हैं हम लोग सोल्व करके। 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये तो बहुपद है, द्विघात बहुपद है। y² प्लस रूट 2 ये भी बहुपद है, वो भी द्विघात बहुपद है। x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50 ये भी बहुपद है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बहुपद नहीं है। इसे अगर आगे हम लोग सोल्व करेंगे तो लिख सकते हैं y के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे प्लस 2/y, y और 1 का लघुत्तम कितना होगा y, यहाँ लिखेंगे y² प्लस 2, जो कि यह बहुपद के रूप में है ही नहीं, क्योंकि जो भी बहुपद होता है उसके हर में कोई भी चर नहीं होना चाहिए, यानी ABCD सबका नहीं आना चाहिए, XYZ कुछ नहीं आना चाहिए, चर हर में नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। यहाँ पे y जो है हर में है इसलिए बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद है, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 घात है, x² प्लस x ये तो द्विघात है, y प्लस y² प्लस 4 ये भी द्विघात है, 1 प्लस 1 x कैसा है तो रैखिक, रैखिक में है रैखिक बहुपद, x प्लस x क्यूब यही है त्रिघाती, यानी जिसका पावर 3 हो त्रिघाती होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा डी। बहुपद 2 प्लस x² प्लस x में x² का गुणांक, कभी भी क्वेश्चन में जिसका गुणांक पूछेगा उसके साथ जो संख्या गुना होगा या उसके अलावा जो भी होगा उसका गुणांक होगा, यानी कि x² के साथ कौन है तो यहाँ पे x² के साथ पूछ रहा है तो +1 होगा, तो x² का गुणांक कितना होगा +1। एक हम लोग अलग से क्वेश्चन लेते हैं, कहीं लिखा हुआ है 5x² प्लस 3x प्लस 5, यहाँ से हम लोग को पूछेगा x² का गुणांक, तो x² के साथ जो संख्या गुना है वो उसका गुणांक होगा, यानी x² के साथ 5 गुना है, तो इस बहुपद में x² का गुणांक कितना होगा 5, लेकिन जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा है 2 प्लस x² प्लस x, तो यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं दिख रहा है तो +1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है px यानी बहुपद 2x प्लस 1 का शून्यक है, कभी भी शून्यक निकालना रहे तो px बराबर 0 ले लेंगे, यानी 2x प्लस 1 बराबर कितना लेना पड़ेगा 0, यहाँ 1 प्लस में उधर जाके माइनस होगा तो 2x बराबर हो जाएगा -1, यहाँ 2 गुना में तो उधर जाके भागम हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा -1/2। कौन सा ऑप्शन होगा 1/2 नहीं, 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, -1/2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है 3x² प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा, कभी भी gx को px से भाग दिया जाए, यानी जो gx है उसे अगर px से भाग दिया जाए तो gx बराबर 0 रख करके वहां से x का वैल्यू निकालेंगे, यानी gx बराबर क्या दिया हुआ है x माइनस 1 बराबर हम लोग 0 रखेंगे, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग p1 का वैल्यू निकालेंगे, पहले px लिख लेते हैं, यहाँ पे px क्या दिया हुआ है 3x² प्लस x प्लस 1, हम लोग p1 का वैल्यू निकालेंगे, जहां जहां इसमें x दिख रहा है वहां वहां 1 बैठा दीजिए, 3 इंटू x² है तो 1 का स्क्वायर होगा, प्लस x है तो 1 होगा, प्लस 1 पहले से क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 1 कितना हो जाएगा 2, 3 इंटू 1 3, अब प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। कभी भी अगर सिर्फ भागफल पूछे तो बिना भाग किए हम लोग gx बराबर 0 रख करके वहां से x का वैल्यू निकालेंगे, वही वैल्यू फिर बहुपद में रख करके जो आंसर आएगा वही उसका शेषफल होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर में कौन है, यहाँ सिर्फ x दिख रहा है तो एक चर में हुआ, यहाँ भी x दिख रहा है तो सिर्फ एक चर में हुआ, यहाँ भी x दिख रहा है सिर्फ एक चर में हुआ, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में x और y दो चर यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो दो चर में रैखिक समीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा डी। अगला, अगला क्वेश्चन है कि x माइनस वाई बराबर 2 का हल निकालना हम लोग को, तो हल निकालने से अच्छा है हम लोग को जो आंसर दिया हुआ है यानी ऑप्शन जो है उसके सहारे हम लोग चलेंगे, जो x और y का जो आंसर दिया हुआ होगा 4 ऑप्शन में उसे हम लोग रख के देखेंगे समीकरण में, जो समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही उसका हल होगा, यानी समीकरण क्या दिया हुआ है तो x माइनस वाई बराबर है 2, ऑप्शन नंबर ए में x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, रख के देखते हैं हम लोग एलएचएस में, एलएचएस में रखेंगे x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1 बराबर आरएचएस में 2 है, ये तो गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा,
ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, एक्स माइनस वाई है तो लिखेंगे 4 - 2, चूंकि एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 2 है, बराबर 2। देखिए 4 में 2 घटाएंगे 2 होगा, एल एच एस जितना उतना आर एच एस भी है, तो एल एच एस आर एच एस बराबर हो गया, यही उसका ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। प्रश्न है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। हम लोग दो चर का एक समीकरण लिखते हैं, लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 5, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें अगर एक्स का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो वाई का वैल्यू अपने आप निकलेगा, या फिर कोई वाई का वैल्यू रखेंगे तो एक्स का वैल्यू निकलेगा, यानी एक्स का अनंत वैल्यू रखेंगे तो वाई का अनंत वैल्यू निकलेगा, वाई का अनंत वैल्यू रखेंगे तो एक्स का अनंत वैल्यू निकलेगा, यानी इसका जो हल होगा वो बहुत सारा हो सकता है, अनगिनत होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, इसका आंसर सी, ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। अगला प्रश्न, बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। पहले हम लोग चतुर्थांश बनाते हैं, चतुर्थांश बनाएंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा चतुर्थांश में वो होगा। चतुर्थांश बनाते हैं, यहाँ है एक्स अक्ष, यहाँ एक्स डैश, यहाँ पे वाई, यहाँ पे होगा वाई डैश, यहाँ पे होगा मूल बिंदु। जो पहला चतुर्थांश है उसमें एक्स और वाई दोनों होता है धनात्मक, अब जो दूसरा चतुर्थांश है उसमें एक्स ऋणात्मक और वाई होता है धनात्मक, तीसरा चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों होता है ऋणात्मक, चौथा चतुर्थांश में एक्स होता है धनात्मक, वाई होता है ऋणात्मक। तो हम लोग जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, देखेंगे एक्स का वैल्यू भी ऋणात्मक है, वाई का वैल्यू ऋणात्मक है, तो एक्स ऋणात्मक वाई ऋणात्मक किसमें है, और चतुर्थांश तीसरा में है, चतुर्थांश तीसरा यानी तृतीय, ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बिंदु सी का निर्देशांक है, यहाँ पे देखिए जो ग्राफ दिया हुआ है, यानी जो निर्देशांक ज्यामिति करके दिया हुआ है एक्स और वाई अक्ष में, बिंदु सी यहीं पे है, यहाँ से वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर डाला गया लंब, वही उसका निर्देशांक होगा, यानी सी से एक्स अक्ष का दूरी जो होगा और सी से वाई अक्ष का दूरी होगा, वही उसका निर्देशांक दिखाएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे -5, वाई का वैल्यू होगा 2, यानी सी का निर्देशांक को पूछे तो -5 और 2 होगा, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर होगा ई, ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, 105 डिग्री का संपूरक कोण है। संपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोण मिला करके, यानी कोण ए और कोण बी को मिला करके अगर 180 डिग्री मिल जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे संपूरक कोण, यानी दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो वो दोनों कोणों को बोलेंगे हम लोग संपूरक कोण। तो एक कोण दिया हुआ है 105 डिग्री, तो दूसरा का इसका संपूरक निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे, तो बोलेंगे 105 डिग्री का संपूरक, 105 डिग्री का संपूरक कोई अगर पूछ दे तो हम लोग उसे 180 डिग्री में घटा देंगे, 105 को घटा देंगे, तो घटा करके कितना डिग्री आएगा, 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, और सॉरी ऑप्शन नंबर डी। अगला, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, दो वो कोण दिया हुआ है, कोण ए है और कोण बी है, दोनों का योग दिया हुआ है 90 डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण को क्या कहेंगे, यानी क्या कहते हैं, संपूरक कोण नहीं, संपूरक कोण में तो 180 डिग्री होना चाहिए, ये गलत हो गया, समकोण नहीं, समकोण अकेले एगो कोण 90 डिग्री होगा, अकेले कोई कोण अगर 90 डिग्री है तो उसे हम लोग बोलेंगे समकोण, उसे बोलेंगे हम लोग पूरक कोण। पूरक कोण मतलब कोई भी दो कोण है उसका योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे पूरक कोण, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। अगला, आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है, हाँ देखिए ए ओ बी एक सरल रेखा है, मतलब रेखा है, एक्स का मान निकालना हम लोग को, देखिए ए बी एक रेखा है, उस पे ओसी किरण खड़ी है, तो एक्स डिग्री प्लस 82 डिग्री मिला करके 180 डिग्री होगा, एक्स डिग्री प्लस 82 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री, को पूछेगा कहाँ से हो, वो हो हम लोग बोलेंगे रैखिक युग्म से, कहाँ से, रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म क्या है, यदि कोई सरल रेखा हो यानी सीधी रेखा हो, उस पर कितना हो वो हम लोग किरण खड़ा कर देंगे, बहुत सारा किरण हम लोग खड़ा कर देंगे, लेकिन सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री, जितना यहाँ कोण बन रहा है इस सब कोण को अगर जोड़ा जाए, सभी कोणों का योग कितना होगा, सभी कोण को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रैखिक। यहाँ भी तो उसी तरह बन रहा है, ये भी रेखा है, उसी किरण है, तो एक्स प्लस 82 का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू निकालना है, 82 डिग्री इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 180 डिग्री में 82 डिग्री घटा देंगे, घटा करके कितना आएगा, 10 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 8, यहाँ पे 17 है, 17 में 8 घटाएंगे तो बचेगा 9, यानी कितना डिग्री, 98 डिग्री, ऑप्शन नंबर कौन होगा,
एक्स का वैल्यू 98 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आकृति में एक्स का मान होगा, यहाँ भी एक्स का मान पूछा हम लोग को। हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज में दो अंतः कोणों का योग एक बहिष कोण के बराबर होता है। जो कोण एक्स है वो बहिष कोण है, और 20 डिग्री और 80 डिग्री जो है वो अंतः कोण है। तो दो अंतः कोणों का योग एक बहिष कोण के बराबर होगा, यानी एक वो बाहर बाहर वाला कोण दो अंदर कोणों का योग के बराबर होगा। यानी एक्स का वैल्यू निकालने को पूछे तो ये दोनों कोण को जोड़ दीजिए, 20 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। कोई भी एक त्रिभुज लेंगे हम लोग, उस त्रिभुज का तीनों कोणों का अगर जोड़ा जाए, तीनों कोण का योग किया जाए तो वह 180 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। सर्वांग समता की कसौटी त्रिभुज में चार है, कौन कौन है, एक है एस 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 भुजा भुजा भुजा, दूसरा क्या है एस ए एस भुजा कोण भुजा, तीसरा है ए एस ए कोण भुजा कोण, और एक चौथा है आर एच एस समकोण कर्ण और उसका कोई एक भुजा। तो हम लोग देखेंगे ए से एस तो है, ए से भी है, एस है, लेकिन कौन नहीं है, तो एस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। एस ए नहीं था इसलिए। अगला, यदि ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और ए बी बराबर पी क्यू है, हम लोग दो को पहले त्रिभुज बनाते हैं। कोई भी दो को त्रिभुज बनाएंगे उसमें हम लोग दिखाएंगे क्या क्या बराबर इसमें दिया हुआ है। इसका नामकरण कर लेते हैं पहले। कौन कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए है, बी है और सी है। दूसरा कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पी है, क्यू है और आर है। क्या क्या बराबर दिया हुआ है, कोण ए बराबर कोण पी है, ये वाला जो कोण है कोण पी के बराबर है। अगला, कोण बी है क्यू के बराबर, कोण बी जो है क्यू के बराबर है। और क्या है, ए बी बराबर पी क्यू, जो ए बी है भुजा पी क्यू के बराबर है। तो कैसे त्रिभुज होगा सर्वांग यानी कौन सा त्रिभुज कर लिया जाए, तो ए बी सी यानी लेंगे त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग होगा त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर से, पी क्यू आर। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए। देखिए, यदि दो त्रिभुज में दो कोण बीच वाली भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। और कौन सा सर्वांग समता कसौटी से होगा, तो दो को कोण रहेगा तो ए लगाएंगे, और बीच वाला भुजा है तो यहाँ भी बीच में भुजा लिख देंगे, यानी ए एस ए सर्वांग समता की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान 110 डिग्री, 82 डिग्री एवं 68 डिग्री होता है, तो चौथे कोण की माप क्या होगी। एक हम लोग चतुर्भुज बनाते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कोई भी एक चतुर्भुज बनाएंगे, तीन को कोण दिया हुआ है, पहला कोण कितना डिग्री है, 110 डिग्री, दूसरा कितना है तो 82 डिग्री, तीसरा कितना है तो 68 डिग्री, चौथा हम लोग को निकालना है। चौथा निकालना है, हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम लोग इसे एक्स का यानी चौथा वैल्यू, चौथा कोण निकालते हैं, हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 68 डिग्री प्लस 82 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 360 डिग्री बराबर होगा। हम लोग लिखेंगे इसे एक्स प्लस, ये तीनों के अगर जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने पर आएगा 260 डिग्री बराबर होगा कितना, 360 डिग्री। इधर एक्स 260 है, प्लस में उधर हो जाएगा माइनस में, देखेंगे 360 डिग्री माइनस होगा 260 डिग्री, इसे घटाएंगे तो होगा 100 डिग्री, यानी 100 डिग्री होगा ये। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी बराबर दिया हुआ 135 डिग्री, तो कोण बी की माप निकालना है। देखिए, पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज पहले छापते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज छापेंगे उसके बाद इसे हम लोग बनाएंगे। देखिए, ये है समांतर चतुर्भुज, हम लोग इधर कर लेते हैं यहाँ पे। समांतर चतुर्भुज कौन कौन दिया हुआ है इसका पहले नामकरण करते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे ए बी सी और डी। कौन डी दिया हुआ कितना डिग्री, तो 135 डिग्री। हम लोग को निकालना है कौन बी। एक बात हम लोग जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के गुण में इस समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो अगर कोण डी है 135 डिग्री, तो उसका सम्मुख कोण है कोण बी, तो वो भी होगा 135 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर
सी। अगला प्रश्न, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? पहले हम लोग समचतुर्भुज का चित्र बनाते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होते हैं। समचतुर्भुज का चित्र पहले बनाएंगे हम लोग। ये है समचतुर्भुज। इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे पर परस्पर लंब होते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री के साथ समद्विभाजित होते हैं। यानी उसके विकर्ण जो है नाम लिख सकते हैं हम लोग ए बी सी और डी। जो विकर्ण ए सी है और जो विकर्ण बी डी है, बिंदु ओ पर लंब समद्विभाजक होते हैं। बिंदु ओ पर क्या होते हैं? लंब समद्विभाजक, यानी हमेशा क्या होते हैं? लंब होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं? तो 9 क्लास में एक प्रमेय भी है कि अगर दो समांतर एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखा हो तो उसके बीच स्थित समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर। हम लोग इसका चित्र बना करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज, यहाँ से एक और दूसरा समांतर चतुर्भुज इसमें बनाएंगे। इसे बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पे दो समांतर चतुर्भुज, उसका नामकरण हम लोग करते हैं। एक ए बी सी और डी, दूसरा नाम देंगे ए बी पी क्यू। समझिए बात को। यहाँ पे दो समांतर चतुर्भुज है। कौन कौन है? ए बी सी डी, यानी समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। दूसरा कौन सा समांतर चतुर्भुज है? ए बी पी क्यू। समांतर चतुर्भुज कौन है? ए बी पी क्यू। ये दोनों एक ही समांतर रेखा कौन है? तो ए बी और क्यू सी। एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार। आधार कौन है? तो ए बी। दोनों में समांतर चतुर्भुज, दोनों समांतर चतुर्भुज ए बी आ रहा है तो आधार दोनों का है ए बी। अगर ऐसा कंडीशन हो, ऐसा स्थिति हो तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हम लोग फिर से एक समचतुर्भुज बनाएंगे। समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है। पहले नाम लिखेंगे ए बी सी डी। क्या है? तो समचतुर्भुज। उसका विकर्ण कितना दिया हुआ है? तो एक विकर्ण है 5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 इंटू d2। 1/2 गुने d1 का वैल्यू कितना है? 5, d2 का वैल्यू कितना है? 14। इसे काटेंगे 7 बार में कटेगा, इसे गुना करेंगे तो 7 पचे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी बराबर होगा। चक्रीय चतुर्भुज मतलब, पहले बनाते हैं चक्रीय चतुर्भुज। वृत्त के अंदर वह चतुर्भुज होगा, उसे हम लोग बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। बनाते हैं हम लोग, समझने का प्रयास कीजिएगा। यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज उसको बोलेंगे, वैसा चतुर्भुज वह वृत्त के अंदर होना चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। इसमें नामकरण करते हैं इसका, यहाँ पे ए बी सी और डी। कोण ए और कोण सी ये दोनों का योग पूछा है। तो चक्रीय चतुर्भुज का गुण है कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री। तो कोण ए और सी सम्मुख कोण है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? सबसे पहले हम लोग वृत्त छापते हैं, उसके बाद उससे सबसे बड़ी जीवा छापेंगे, उसके बाद पता चलेगा हम लोग को। ये है वृत्त, इसमें हम लोग सबसे बड़ी जीवा छापते हैं। सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, इसमें बहुत सारा जीवा है, ये सब जीवा है उसका। देखेंगे सबसे बड़ी जीवा कौन है। ये वृत्त है और ये सब उसकी जीवा है। हम लोग देखते चलेंगे कि सबसे बड़ी जीवा यही होगा, और जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह केंद्र से होकर गुजरती है और उसका नाम बदल देते हैं। उसका नाम बदल के हम लोग बोल सकते हैं वह व्यास है। यानी क्या उसका नाम हो जाएगा? व्यास। यानी हम लोग जानेंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर गुजरेगी और उसका नाम बदल करके क्या हो जाएगा? व्यास। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला प्रश्न,
पटरी और प्रकार की सहायता से खाली स्थान कोण की रचना संभव नहीं है। यानी प्रकाल और चांद के सहायता से कौन सा कोण को हम लोग नहीं बना सकते हैं, सॉरी, प्रकाल की सहायता से हम लोग कौन सा कोण नहीं बना सकते हैं? 37.5 डिग्री बना सकते हैं, 22.5 डिग्री भी बना सकते हैं, 67.5 डिग्री भी, लेकिन 40 डिग्री बनाना संभव नहीं है। एक्यूरेट नहीं बनेगा 40 डिग्री। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला प्रश्न, हीरोन का सूत्र है। हीरोन का सूत्र कौन है? ए प्लस बी माइनस सी बटा टू। ये तो हीरोन का सूत्र नहीं है। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही हीरोन का सूत्र है। ये गलत है, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर, तो उस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए सभी भुजा को जोड़ दीजिए। 120 प्लस 122 प्लस 120 प्लस 22 को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे कितना? दो दो चार, दो और दो चार, दो छः और एक एक दो, 264। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? समझिए, एक समबाहु त्रिभुज हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज के बाद उसका हम लोग भुजा निकाल लेंगे। ये रहा समबाहु त्रिभुज। इसका परिमाप है, नाम पहले दे देते हैं, नाम ए बी सी। इसका परिमाप कितना दिया हुआ है? तो 60 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर क्या होगा? तो तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजा तो बराबर होता है, इसलिए हम लोग एक्स मान लेंगे, तीनों को एक्स। यहाँ भी मान लेंगे एक्स। तो एक्स प्लस एक्स कितना होगा? तो एक्स 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 तीनों को जोड़ेंगे तो होगा परिमाप के बराबर, यानी 60 डिग्री परिमाप के बराबर होगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 60। हम लोग देखेंगे आगे। आगे क्या है? तो एक्स प्लस एक्स, तीनों एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स तीन बार जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? परिमाप के बराबर। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 60। तो x बराबर क्या होगा? 60/3। काटेंगे तो कितना बार में? 20 बार में कटेगा। नहीं, भुजा कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि एक घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो घन का आयतन निकालना हम लोग को। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6l बराबर दिया हुआ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 यहाँ गुना में इधर आके भागम हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा? 96/6। इसका काटेंगे तो कितना बार में? 16 बार में कटेगा। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा? 16। तो एल बराबर होगा √16। इसे हम लोग लिखेंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। हम लोग को आयतन निकालना है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला था एल क्यूब। एल क्यूब मतलब 4 का क्यूब। 4 का क्यूब मतलब 4 गुने 4 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सॉरी, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, यदि एक बेलन की त्रिज्या r और उसकी ऊंचाई h है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का त्रिज्या और बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई 2 पाई r h, 2 पाई r h। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r और ऊंचाई l दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन निकालना हम लोग को। शंकु का आयतन निकालने के लिए उसका डायरेक्ट फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या आर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कोई अर्धगोला दिया हुआ है, उसका त्रिज्या आर दिया हुआ है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोलोगे? फॉर्मूला 2 पाई r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल 10 और 25 की उच्च सीमा कौन है? 10 जो है निम्न सीमा है, 25 क्या है? उच्च सीमा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो कोई भी सिक्का को उछालेंगे तो एच यानी हेड उसमें एक आएगा, टेल भी उसमें एक आएगा, तो चित आने की चित के एक हो, टोटल कितना है? 2, 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर ए।